अमेरिका की तरफ से फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास की मज़ाहमत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो गई है और गाजा पर हुक्मरानी करने वाली तंजीम आलमी इदारे ने एक करारदाद के जरिए तय किया था कि अमेरिकी करारदाद की मंजूरी के लिए ऐवान की 2/3 अक्सरियत दरकार होगी, जबकि अमेरिका उसे सादा अक्सरियत से मंजूर कराने पर जोर दे रहा था। यूएन में अमेरिकी नुमाइंदा निकी हेली ने वोटिंग से पहले जनरल असम्बली को बताया कि करारदाद की मंजूरी से एक ऐसी तारीख रकम होगी जिसमें कि गैर मशरूत तौर पर हमास के खिलाफ ऐवान का मौक़िफ़ सामने आएगा। निकी हेली ने कहा कि हमास दुनिया में दहशतगर्दी की सबसे खराब और वाज़ेह मिसाल है। हालांकि जनरल असम्बली में करारदाद के हक में 87 जबकि मुखालफत में 57 वोट पड़े, जबकि 33 ममालिक ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। इस तरह करारदाद 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। करारदाद के नाकाम होने से इसराइल और उसके सबसे बड़े हलीफ अमेरिका को मायूसी हुई है। इजरायली सफीर डैनी डेनन ने कहा है कि आलमी बिरादरी दहशतगर्दी के खतरात से खासतौर से नाबलद है। वहीं अमेरिकी सफीर निकी हेली ने कहा कि हमास की कारगुजारियों को दहशतगर्दी पर महमूल किया जाना चाहिए। वहीं ईरानी नायब सफीर इशाक अल हबीबी ने करारदाद की मजम्मत करते हुए हमास को हुर्रियत पसंद करार दिया, जबकि फलस्तीनी सफीर रियाज मंसूर ने करारदाद को जनरल असम्बली में पेश किए जाने पर अमेरिका की तनकीद की। हमारे साथ इस वक्त शौकत भारती साहब जुड़ गए हैं जो कि एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट के। उनसे बात करेंगे। अमेरिका की तरफ से फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास की मज़ाहमत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली उसमें 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा अमेरिका को झटका है। ठीक है, अमेरिका और इसराइल दोनों को झटका है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि हमास एडिक्ट होकर आई थी और हमास को गवर्नमेंट बनाने नहीं दिया और महमूद अब्बास को एक डमी बनाकर बैठा दिया जी। और उसका नतीजा क्या हुआ, ये समझ रहे थे कि और वहाँ की पब्लिक भी ये समझ रही थी कि शायद महमूद अब्बास से मिलने के बाद कोई रास्ता फिलिस्तीनियों का निकल आएगा। लेकिन जब कोई रास्ता नहीं निकला और सिवाय फिलिस्तीनियों का खून बहता रहा, उनको दवा के लिए, ग़िज़ा के लिए, स्कूल के लिए मोहताज किया जाता है, उनके ऊपर लगातार मिसाइल्स बरसाए जाते हैं, जब चाहते हैं जहां चाहते हैं बम फोड़ देते हैं। तो अब ये पूरी दुनिया के पास जो फिलिस्तीन का जो जुल्म था उसका एक बहुत बड़ा प्रोफाइल पहुंच चुका है जिसको नकार नहीं कर सकती दुनिया। और एक तरफ ये कहते हैं कि साहब की हमास आतंकवादी संगठन है। अगर देखा जाए तो जितने भी आईएसआईएस से लेके जितने भी उस मिडिल ईस्ट में बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के पीछे यही अमेरिका, यही इसराइल है। इसराइल अभी देखिए आईएसआईएस का जब वहां पे अड्डे पकड़े गए सीरिया के अंदर, तो उसमें सारे हथियार जो हैं वो इसराइल के निकले। जितना ट्रीटमेंट हुआ है क्या नाम है आईएसआईएस का, बड़े बड़े जो टेररिस्ट थे उनका, वो इसराइल के अंदर हुआ है। तो ये खुद टेररिस्ट को प्रमोट करते हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा टेररिज्म है और हमास के ऊपर ये जुल्म का पहाड़ तोड़ रहे हैं। और ये बहुत खुशआइन बात है कि इस बार अमेरिका को फिर एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन ये अपनी मनमानी से बाज नहीं आएंगे। इन्हें जो करना है वो करते रहेंगे। लेकिन इजरायली सफीर डैनी डेनन ने भी कहा कि आलमी बिरादरी दहशतगर्दी के खतरात से अभी भी नाबलद है। कैसे देखें उनकी इस बात को? ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि सीरिया से टेररिस्ट को एयरलिफ्ट करके कौन ले गया, टेररिस्ट को वहां के ऊपर 80 कंट्री के टेररिस्ट को भेजा किसने। ये सब पर खुल गया है कि सीरिया से लेकर लेबनान तक जितने टेररिस्ट फैले हैं उसके पीछे टॉप पर इसराइल है, अमेरिका है और सऊदी अरेबिया है। ये 3 कंट्री टॉप पर है। टेररिस्ट को कौन पाल रहा है? यमन में क्या हो रहा है, वहां जो अफ्रीका के जो टेररिस्ट भेजे जा रहे हैं वहां कौन भेज रहा है, कौन शेल्टर दे रहा है? पूरी दुनिया ने देख लिया कि टेररिस्ट को सपोर्ट करना, टेररिस्ट को पैदा करना, उनको हथियारों की ट्रेनिंग देना, हथियार देना, ये काम अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरेबिया का है। अब इनके प्रोपेगेंडे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये मामला, ये प्रोपेगेंडा अभी रुकेगा नहीं, इनको जो करना है वो तो करेंगे इसराइल और अमेरिका, तो क्या कभी ये मुमकिन है कि सब एक टेबल पर बैठें और कुछ बात करें, या इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा? साहब, ये जो है 50 के बाद से आज तक टेबल पर बैठने में इनको तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन इसराइल की टेरिटरी बढ़ती चली जा रही है।
इनके साथ जुल्म बढ़ रहा है, इसराइल की टेरिटरी बढ़ती चली जा रही है, उनका कैपिटल तक जो है जेरूसलम बनाने की बातचीत होने लगी, उनको दवा ग़िज़ा उसके लिए मोहताज किया गया है, उन पर रोजाना गोलियां चलाई जा रही हैं। उनको मिला क्या है टेबल पर बैठने से? ये टेबल पर बैठकर मामला हल करना ही नहीं चाहते हैं, ये अपना गुलाम बनाकर, यसमैन बनाकर रखना चाहते हैं। वो नहीं हो पाएगा। वो फिलिस्तीन, चूंकि फिलिस्तीनियों ने इतना स्ट्रगल किया है कि अब उनके ब्लड में किसी को टॉलरेट करने की ताकत खत्म हो चुकी है। ये रिवोल्यूशन है, ये हुर्रियत है, और वो अपनी जमीन को खाली कराकर ही मानेंगे, चाहे उसके लिए कोई कुर्बानी देना पड़े। जैसा मैं फिलिस्तीनियों के ऊपर जो मेरी स्टडी है उसके हिसाब से मैंने देखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शौकत भारती साहब इस पूरी बातचीत के लिए। तो उधर अक़वाम मुत्तहिदा में हमास के खिलाफ पेश होने वाली करारदाद से कबल गाजा में बड़ी तादाद में फलस्तीनियों ने एहतजाजी रैली निकाली। वाज़ेह है कि जनरल असम्बली में पेश करारदाद में इसराइली इलाकों में हमास के रॉकेट हमलों की मजम्मत करना था। मुजाहिरीन का कहना है कि अमेरिका हमास की हुर्रियत और आज़ादी के लिए जारी जद्दोजहद को जुराइम से तशबीह करने की नापाक कोशिश कर रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह इसराइली फौज की जारहाना पेशरफ्त के खिलाफ हमास ने गाइडेड मिसाइल से इसराइली इलाकों को निशाना बनाया था। इसमें 2 इसराइली हलाक भी हुए थे। जवाब में इसराइली फौज ने हवाई हमलों के जरिए गाजा की कई सरकारी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचाया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान हेथलर को अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका का नया सफीर नामजद करने का फैसला किया है और उनकी तैनाती अमेरिकी सीनेट की तौसीक से मशरूत होगी। हेथर को सफारतकारी और सियासी मामलात का कोई तजुर्बा न होने की वजह से उनकी तौसीक के अमल के दौरान सेनेटर्स के सख्त सवालात का भी सामना करना पड़ सकता है। हेथर की नामजदगी की खबर व्हाइट हाउस के जराए से हासिल हुई है, लेकिन अमेरिकी महकमा खारजा और व्हाइट हाउस ने इस पर अभी बात करने से इनकार कर दिया। 48 बरस की हेथर खासतौर से नवारीट माजी में सहाफ़ी रही हैं। उन्हें अप्रैल 2017 में ट्रंप हुकूमत ने महकमा खारजा की तर्जुमान मुकर्रर किया था और रवां साल के आगाज में नवारीट को कायम मकाम मुआविन वजीर खारजा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, जो कि वो ताहाल अंजाम दे रही हैं। हेथर नवारीट के बारे में आम तासुर है कि वो व्हाइट हाउस और वजीर खारजा माइक पोम्पियो के बहुत करीब हैं और ज़्यादातर बैरूनी दौरों पर भी वजीर खारजा के साथ होती हैं। अगर अमेरिकी सीनेट ने खासतौर से नवारीट की नामजदगी की तौसीक कर दी तो अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की सफ़ीर निक हेली की जगह जिम्मेदारी संभालेंगी। उन्होंने अक्टूबर में अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। इस्राइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान की सरहद से लगे इलाके का दौरा किया, जहां पर इस्राइली फौज हिजबुल्लाह की मुबैना सुरंगों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन जारी रखे हुए है। उनके इस दौरे के हमरा कई ममालिक के सफीर भी मौजूद थे। इस्राइली वज़ीर आज़म ने इस दौरान कहा कि लेबनान की जमीन पर हिजबुल्लाह के जरिए खोदी गई सुरंगें खित्ते में खुली जारहियत का सबूत है। उन्होंने इस दौरान आलमी बिरादरी से लेबनानी मिलिशिया हिजबुल्लाह पर मजीद इक्तिसादी पाबंदियां लगाने का भी मुतालबा किया। नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह और हमास सुरंगों को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये सुरंगें दोनों तंजीमों का एक जंगी हरबा है। इजरायली पीएम ने धमकी दी कि जब भी इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो वह हरगिज गुरेज नहीं करेंगे। उनका कहना है कि हिजबुल्लाह और हमास दोनों को इस बात का अंदाजा है कि इजरायलियों की जिंदगियों को जब भी खतरा लाहक होगा वो उनके साथ कोई नरमी नहीं बरतेगा। आपको बता दें कि इजरायली फौज ने लेबनान की सरहद पर सुरंगों की मसमारी के लिए फौजी ऑपरेशन शुरू किया है। यमन में मुतारिब ग्रुपों ने एक दूसरे की हिरासत में रह रहे हजारों कैदियों को रिहा करने पर इत्तफाक कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सालिसकार मार्टिन ग्रिफिथ्स ने स्टॉकहोम में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि तमाम फरीकों पर मुज़ाकरात के लिए राजी करना क़याम अमन की राह में एक अहम संगमील साबित हो सकता है। वाज़ेह हो कि 4 साला जंग के सबब हजारों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि लाखों अफराद बेघर और भूख और अफलास और बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुके हैं। मौजूदा जंग के सबब पूरा इलाका बदतरीन इंसानी बहरान से दो चार है। जंगबंदी के लिए गुज़िश्ता 3 सालों से लगातार कोशिश हो रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा की पहल पर साल की शुरुआत में मुज़ाकरात की तजवीज़ थी, लेकिन जिनेवा में होने वाली इस मीटिंग में शामिल होने से हौसियों ने इनकार कर दिया था। मौजूदा पेशरफ्त से खत्ते में अमन कायम होने की उम्मीद को तक़वियत मिली है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक मुतवक्के मुज़ाकरात से कबल कम अज़ कम 5000 कैदियों को बाहमी तबादला होगा। यमन में राजधानी सना समेत दीगर बड़े इलाके हौसियों के कब्जे में हैं, जबकि मुल्क का जुनूबी हिस्सा इसमें इत्तेहादी फौज की हामी बरतरफ हुकूमत का
قبضہ ہے. I think it's different in this time because it have more options to peace, like stop fighting in some spaces or towns in Yemen, and I hope they can go away of the war and put the people in Yemen inside their eyes to stop this. पोप फ्रांसिस आइंदा साल फरवरी में मुत्तहिदा अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे. वेटिकन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि पोप फ्रांसिस 3 से 5 फरवरी के दरमियान अबू ज़हबी के दौरे पर रहेंगे और वो इस दौरे के दौरान अबू ज़हबी में मुनक्किद इंसानी भाईचारा उन्वान से होने वाली एक मजहबी कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे. वेटिकन ने वजाहत की कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद और अमीरात में कैथोलिक चर्च की तरफ से इस दौरे की दावत दी गई है. आपको बता दें कि पापा रोम ने गुज़िश्ता बरस मुत्तहिदा अरब अमीरात की मफाहमत, रवादारी और रोशन ख्याली की तारीफ की थी. ओपेक खाम तेल की गिरती हुई कीमतों को बरकरार रखने के लिए पैदावार में मुनासिब हद तक तखफीफ चाहता है. सऊदी अरब के वजीर तवानाई खालिद अल फालेह ने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में ये बात कही. ओपेक का इजलास शुरू होने से पहले खालिद अल फालेह ने बताया कि ओपेक बाजार में तवानाई के रुकन ममालिक की पैदावार में मुनासिब और बराबर कटौती चाहता है. उन्होंने बताया कि ओपेक और गैर ओपेक ममालिक के दरमियान तेल की पैदावार में कमी करने के लिए अभी किसी भी मुआहदे पर इत्तेफाक नहीं हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि जल्दी इस बारे में कोई समझौता हो जाएगा. ईरान के वजीर पेट्रोलियम बीजान नामदार जागाने ने अमेरिका से तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के मामलात में मुदाखलत न करने का मुतालबा किया है. वाज़ेह है कि माहिरीन और तज्जियाकारों का कहना है कि कतर के ओपेक से अलग होने की एक बड़ी वजह अमेरिका से दोहा के करीबी ताल्लुकात हैं. आपको बता दें कि सऊदी अरब से तनाज़े के बाद कतर ने आइंदा माह से ओपेक से अलहदगी अख्तियार करने का ऐलान किया है. हालांकि कतरी वजीर बराए तवानाई और सनत साद शोरीदा अल काबी ने कहा है कि ओपेक से अलहदगी का फैसला सिर्फ गैस की पैदावार पर फोकस रखने के लिए किया गया है. उन्होंने कहा कि तेल की पैदावारी कतरी मईशत का मामूली हिस्सा है. ईरानी वजीर तवानाई ने वाज़ेह किया कि अमेरिका के कहने पर ओपेक मेंबरान अपने फैसले नहीं बदलने वाले हैं. ईरान का मानना है कि ट्रंप इंतजामिया इक्तिसादी पाबंदियों से जकड़ने के लिए ओपेक मेंबरान पर गैर जरूरी दबाव बना रहा है. ईरानी वजीर तवानाई ने कहा कि तेल की पैदावार कम करने के ओपेक के किसी भी मुआहदे से उनका मुल्क फरीक नहीं होगा. ईरान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तेल की पैदावार में कटौती नहीं होनी चाहिए. कतर और सऊदी अरब के बाहमी ताल्लुकात इस वक्त सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं. 9 दिसंबर से रियाज में शुरू होने जा रहे खलीज ताउन कौंसिल के इजलास में कतर की शमूलियत को लेकर अभी भी गैर यकीनी हालात बने हुए हैं. हालांकि रियाज में GCC के दीगर मेंबरान ममालिक के साथ साथ कतर का भी कौमी परचम लहरा रहा है. 6 ममालिक पर मुश्तमिल इस तंजीम के अहम मेंबरान सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ कतर के गुज़िश्ता 1 साल से सियासी रिश्ते काफी तल्ख हो चुके हैं. मिस्र के साथ इन ममालिक ने कतर पर दहशतगर्दों की हिमायत करने का इल्जाम आयद करते हुए पाबंदी आयद कर रखी है. सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने समिट में शामिल होने के लिए कतरी अमीर को दावत दी है, लेकिन अभी तक दोहा की जानिब से इस दावत को कबूल करने को कोई बात सामने नहीं आई है. यह भी वाज़ेह नहीं है कि किस सतह पर दोहा मौजूदा GCC इजलास में शिरकत करेगा. इधर सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में बारूदी सुरंग में धमाका हुआ जिसमें कि 2 जनरलों समेत 5 फौजी हलाक हो गए हैं. धमाके में हलाक होने वाले अफसर और जवान जुनूबी साहिली सड़क पर वाक़ एक फौजी अड्डे के दौरे से वापस आ रहे थे. तभी रास्ते में नस्ब बारूदी सुरंग उनकी गाड़ी के करीब धमाके से फट गई. शुमाली फौज के तर्जुमान मोहम्मद अदन ने बताया है कि दहशतगर्दों ने सड़क के किनारे धमाका खेज मवाद नस्ब कर रखा था जिसका निशाना जनरल उमर को ले जाने वाली गाड़ी थी और दोनों अफसर जिस पिकअप ट्रक में सवार थे उसमें सवार जवान सभी हलाक हो गए हैं. इस बारूदी सुरंग धमाके में 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं. शुमाली ऐवान खास से सदर से जारी बयान में कहा गया है सोमालिया के कि उन तमाम अफराद को खराज अकीदत पेश की जाती है. यूक्रेन और रूस के माबैन सियासी तनाज़ा गुजरते वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है. मुबैना तौर पर रूस के जारहाना अज़ाइम की तनकीद करते हुए यूक्रेन ने मगरबी ममालिक से रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया है. यूक्रेन के वजीर खारजा पाओलो क्लिमकिन ने कहा है कि रूस की जारहाना पॉलिसी से कीव में अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो रहा है. एक रोज़ कबल यूरोप की तंजीम बराए सलामती और ताउन यानी OSCE के इजलास के दौरान
آبنائے کریچ میں یوکرینی بحریہ کے خلاف روسی فوج کی کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرملن کھلے عام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 57 ملکی OSCE تنظیم میں روس اور یوکرین دونوں شامل ہیں۔ تنظیم کے زیادہ تر ممالک یوکرین کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ روسی وزیر داخلہ سرگئی لاوروو نے علاقے میں پھیلی کشیدگی کے لیے یوکرین اور اس کے حامیوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ افغانستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق گزشتہ رات طالبان کے حملے میں 14 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ مغربی ہرات صوبے میں ہوئے اس حملے کے دوران طالبان نے 21 جوانوں کو اغوا بھی کر لیا ہے۔ صوبائی کونسل کے ممبر نجیب اللہ موہیبی کے مطابق ہرات کے شینداد ضلع میں طالبان نے 2 آرمی پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ تقریباً 6 گھنٹے تک سیکورٹی اہلکاروں اور طالبان کے دوران گولی باری بھی جاری رہی۔ اضافی نفری آنے کے بعد طالبان کو راہ فرار اختیار کرنا پڑا۔ حالانکہ وزارت دفاع کے ترجمان غفور احمد نے ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی تعداد 10 بتائی ہے۔ ابھی تک اس حملے کی کسی بھی تنظیم نے ذمہ داری نہیں لی ہے، لیکن علاقے میں طالبان کی سرگرمیوں کے پیش نظر حکومت کو یقین ہے کہ یہ حملہ طالبان کی جانب سے ہی کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ افغان جنگ میں ملوث امریکہ علاقے میں جلد از جلد امن قائم کرنا چاہتا ہے۔ طالبان کے خلاف اس جنگ میں اسے کافی مالی اور جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ اس حوالے سے اس نے حال ہی میں افغان نژاد زالمی خلیل زاد کو خصوصی ایلچی تقرر کیا ہے۔ اسلام آباد کا دورہ کرنے کے بعد خلیل زاد اس وقت افغانستان میں ہے اور اس کے بعد ان کا ماسکو اور برسلز جانے کا بھی پروگرام ہے۔ فرانس سرکار کے خلاف نوجوان اور طلبہ کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے۔ نوجوان ناراض تشدد پر آمادہ ہو چکے ہیں اور سرکار اور عوام کے درمیان عدم اعتماد اس حد تک ہے کہ ایسی خبریں آنے لگی ہیں کہ حکومت ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ طلبہ نے سنیچر کو سرکار کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ تشدد کے امکانات کے پیش نظر وزارت داخلہ نے پیرس اور آس پاس کے علاقوں میں حفاظتی بندوبست سخت کر دیے ہیں۔ وزیر داخلہ کے مطابق احتجاج کے پیش نظر پیرس اور دوسرے علاقوں میں تقریباً 90,000 حفاظتی دستے تعینات کیے جائیں گے، جن میں سے 8,000 جوانوں کو راجدھانی پیرس میں تعینات کیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ گزشتہ 13 برسوں میں یہ پہلا موقع ہے جب پیرس کے نواحی علاقوں میں تشدد پھوٹ پڑا۔ گزشتہ ایک ہفتے سے طلبہ مختلف جگہوں پر سرکار مخالف مظاہرے کر رہے ہیں۔ پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں اور اس درمیان فرانسیسی صدر مارکون کی مذمت کر رہے طلبہ کا کہنا ہے کہ وہ سرکار کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ طلبہ یلو ویٹس اور کلائمیٹ چینج تحریک کے ساتھ۔ فرانس سرکار کے خلاف نوجوان اور طلبہ کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ناراض نوجوان تشدد پر آمادہ ہو چکے ہیں اور سرکار اور عوام کے درمیان عدم اعتماد اس حد تک ہے کہ ایسی خبریں آنے لگی ہیں کہ حکومت ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ بھونیشور میں کھیلے جا رہے مردوں کے عالمی ہاکی مقابلے میں فرانس نے غیر متوقع طور پر اولمپک چیمپئن ارجنٹینا کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔ گروپ اے کے اہم مقابلے میں فرانس نے حیرت انگیز کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارجنٹینا کو 5-3 سے شکست دی۔ فرانس نے محض 12 منٹ کے اندر 4 گول داغ کر اپنی جیت کو یقینی بنا لیا۔ 5واں گول کپتان وکٹر چارلیٹ نے پینالٹی کارنر کے ذریعے کیا۔ ہار کے باوجود 6 پوائنٹ کے ساتھ ارجنٹینا کی ٹیم 6 پوائنٹ کے ساتھ پول اے میں ٹاپ پوزیشن پر رہی اور فرانس کی جیت کے ساتھ ہی سابق اولمپک چیمپئن اسپین کے کوارٹر فائنل میں پہنچنے کی امید بھی ختم ہو گئی۔ گروپ کے دوسرے مقابلے میں نیوزی لینڈ نے اسپین کو ڈرا پر مجبور کر دیا۔ متعینہ وقت تک دونوں ٹیمیں 2-2 کی برابری پر رہیں اور اس نتیجے کے بعد کیوی ٹیم بھی کوارٹر فائنل میں داخل ہو گئی۔ جیت سے خوش فرانسیسی ٹیم کے کوچ نے کھلاڑیوں کے دل کھول کر تعریف کی، وہیں ارجنٹینا کے کوچ نے آئندہ کے مقابلوں میں کھلاڑیوں کو اس طرح کی غلطیاں نہ کرنے کی ہدایت دی۔ ناظرین، ورلڈ نیوز میں ابھی اتنا ہی، لیکن زی سلام پر خبروں کا سفر جاری ہے۔ آپ رہیے زی سلام کے ساتھ۔